हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और साथ साथ में हम सामान्य हिंदी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे यूजीसी नेट और जीआरएफ का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर नहीं, ये एक अभ्यास प्रश्न पत्र है, प्रैक्टिस सेट पेपर है जो हम आपके लिए लाए हैं। और हमने जो है तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज हम 26 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यहाँ पर ये सेशन। और इससे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित उपन्यासों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इसका जो सही अनुक्रम है वो कौन सा है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे पहले आएगा सेवा सदन, फिर त्यागपत्र, मैला आंचल और आधा गांव। अगर बात करें सेवा सदन की तो इसके जो उपन्यासकार हैं वो कौन हैं। तो इसके उपन्यासकार हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी इसके उपन्यासकार हैं। और अगर बात करें सेवा सदन की तो ये प्रकाशित कब हुआ था, तो 1918 में ये प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है त्यागपत्र। अगर त्यागपत्र की बात करें तो ये जो त्यागपत्र है इसके उपन्यासकार हैं जैनेन्द्र कुमार। और प्रकाशित कब हुआ था, तो 1937 में ये प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है मैला आंचल। और मैला आंचल जो ये रचना है ये किसकी है, तो रेणु जी की, फणीश्वर दास रेणु जी की ये रचना है। और इसका रचनाकाल जो है तो 1954 इसका रचनाकाल है। 1954 इसका रचनाकाल है और ये एक आंचलिक रचना है। नेक्स्ट है आधा गांव। तो आधा गांव जो रचनाकार है इसके वो है राही मासूम रजा। आधा गांव के जो रचनाकार हैं वो है राही मासूम रजा। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1966, 66। तो स्टूडेंट्स, इतना काफ़ी है आपके लिए इसकी जानकारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। तो हमें यहाँ पर भी सही अनुक्रम बताना है कि इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली, लहरों के राजहंस और आठवां सर्ग। अगर बात करें ध्रुव स्वामिनी की तो ध्रुव स्वामिनी जो ये एक नाटक है और किसका है, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक है और ये एक अंतिम रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की ये अंतिम रचना है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1933। 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है और ये 3 अंकों का यह नाटक है। ध्रुव स्वामिनी क्या है, ये एक नाटक है और 3 अंकों का ये नाटक है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना है और प्रकाशन वर्ष इसका 1933 है। बात करें लहरों के राजहंस की, सिंदूर की होली की, तो सिंदूर की होली ये जो है तो रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की ये रचना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1933। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है और 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगर बात करें लहरों के राजहंस की तो लहरों के राजहंस ये जो रचनाकार हैं इनके वो हैं मोहन राकेश जी। और इसका जो प्रथम प्रकाशन है वो 1963 में हुआ है। 1963 में इसका प्रकाशन हुआ है पहला। और दूसरा जो प्रकाशन वर्ष है वो है संशोधित प्रकाशन, वो हुआ है 1968 में। 1968 में इसका संशोधित प्रकाशन हुआ है। अगर बात करें आठवां सर्ग की, आठवां सर्ग की बात करें तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं सुरेंद्र वर्मा और इसका प्रकाशन वर्ष है 1976। 1976 इसका प्रकाशन वर्ष है, 76। एक बार फिर सुन लीजिए, जो ध्रुव स्वामिनी है वो है एक नाटक और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है और ये जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम रचना है।
और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1933 और ये 3 अंकों का एक नाटक है। बात करें सिंदूर की होली की, तो सिंदूर की होली जो ये रचना है वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की और प्रकाशन वर्ष है 1933। बात करें अगर लहरों के राजहंस की, तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं मोहन राकेश जी और इसका जो प्रथम प्रकाशन है वो है 1963 और संशोधित जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1968 1968। अगर बात करें 8वां सर्ग की, तो 8वां सर्ग के जो रचनाकार हैं वो हैं सुरेंद्र वर्मा जी और प्रकाशन वर्ष है 1976 1976। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है। रस सूत्र के जो व्याख्याकार हैं उनका जो प्रकाशन वर्ष है, सही अनुक्रम हमें बताना है। तो जो 26 है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास 28 28वां जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर बात करें भट्ट लोल्लट की, जो भट्ट लोल्लट जी की, तो इन्होंने किस प्रकार का जो यहाँ पर इसकी व्याख्या की है, तो उत्पत्तिवाद की, जिसको हम आरोपवाद भी कहते हैं। और बात करें शंकुक की, तो इन्होंने अनुमतिवाद पर अपने विचार प्रकट किए हैं और भट्टनायक जी ने मुक्तिवाद पर और अभिनव गुप्त जी ने अभिव्यक्तिवाद पर अपने विचार प्रकट किए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, अरस्तु, कॉलरिज, जॉन क्रोरेंसम, आइए रिचर्ड्स। अगर बात करें अरस्तु की, तो इनका जो जीवन काल है वो है 348 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। अगर बात करें कॉलरिज की, तो इनका जो जीवन काल है वो है 1772 से 1834। और अगर बात करें रैंसम जी की, तो इनका जो जीवन काल है वो है 1888 से 1888 से 1974 1974 इनका प्रकाशन वर्ष है, जीवन काल है 1988 से जो रैंसम जी हैं इनका जो जीवन काल है वो है 1888 से 1974। और अगर रिचर्ड्स जी की बात करें तो 1893 से 1989। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो अरस्तु जी हैं उनका जीवन काल है 348 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व और जो कॉलरिज जी हैं इनका जीवन काल है 1772 से 1834 और जॉन क्रोरेंसम जी 1888 से 1974 और रिचर्ड्स जी का जीवन काल है 1893 से 1989। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है, हमें इनका सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, साहित्य दर्पण, काव्यानुशासन, रसमंजरी और रस गंगाधर। अगर बात करें साहित्य दर्पण की, तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं विश्वनाथ जी और कब प्रकाशित हुआ है, तो 14वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में ये प्रकाशित हुआ है। और बात करें अगर काव्यानुशासन की, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं बांग भट्ट जी और 15वीं सदी इसका प्रकाशन वर्ष है। बात करें रसमंजरी की, तो इसके जो राइटर हैं वो है भानुदत्त और प्रकाशित कब हुआ है, तो 15वीं शताब्दी में। और रस गंगाधर अगला है और इसके जो राइटर हैं वो है पंडित जगन्नाथ, 17वीं शताब्दी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो साहित्य दर्पण है इसके जो राइटर हैं वो हैं विश्वनाथ जी, काव्यानुशासन के बांग भट्ट
रसमंजरी के भानुदत्त और रस गंगाधर के पंडित जगन्नाथ। जो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। हमें इनके ध्वनि गुणों के साथ इनको सुमेलित करना है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए का होगा हमारा अघोष। यहाँ पर आ गया ए का अघोष अल्प प्राण, और बी का आ गया हमारा अघोष, ख का भी यहाँ पर अघोष, और ग का आएगा यहाँ पर सघोष, और फिर ग का आएगा यहाँ पर सघोष, और जो हमारा घ है यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सघोष। इसका राइट आंसर होगा सघोष। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। तो जो 32 है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। तो कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद जो गुरु हैं उनका यहाँ पर ग्रंथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है हिंदी व्याकरण, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किशोरी दास वाजपेयी, इनका जो ग्रंथ है वो हो जाएगा हमारे पास भाषा और समाज, भाषा और समाज। नेक्स्ट है उदय नारायण तिवारी जी, उदय नारायण तिवारी जी, इनका जो यहाँ पर ग्रंथ हो जाएगा वो होगा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। और लास्ट है रामविलास शर्मा जी, तो रामविलास शर्मा जी का यहाँ पर ग्रंथ हो जाएगा भाषा और समाज। तो कामता प्रसाद गुरु जी का आ जाएगा हिंदी व्याकरण, किशोरी दास वाजपेयी का आ जाएगा भाषा और समाज, और उदय नारायण तिवारी जी का आ जाएगा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और रामविलास शर्मा जी का यहाँ पर ग्रंथ आ जाएगा भाषा और समाज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। हमें ग्रंथ दिया है एक साइड और दूसरी साइड कवि दिए हैं, तो हमें इनको सुमेलित करना है। तो आत्मजयी, धरती, आंगन के पार द्वार और धूप के धान, हमें इनको यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित करना है कि इनका यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 33 का। तो 33 जो क्वेश्चन है, 33वां क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आत्मजयी के जो यहाँ पर कवि हैं वो हैं कुंवर नारायण जी, आत्मजयी के जो कवि हैं वो हैं कुंवर नारायण जी। और जो धरती जो ग्रंथ हैं इसके जो कवि हैं वो हैं त्रिलोचन जी, ये सेकंड वाला है। आगे है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अज्ञे जी। और अगला है धूप के धान, धूप के धान, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गिरिजा कुमार माथुर जी, गिरिजा कुमार माथुर जी। तो फिर से सुन लीजिए, आत्मजयी के जो यहाँ पर लेखक हैं वो हैं कुंवर नारायण जी, धरती के जो लेखक हैं वो हैं त्रिलोचन, आंगन के पार द्वार अज्ञे, और धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हमें लेखक दिए हैं और साथ में यहाँ पर ग्रंथ दिए हैं, तो हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा 34 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज, इसके जो लेखक हैं वो हैं दिनकर जी, दिनकर जी इसके लेखक हैं शुद्ध कविता की खोज। नेक्स्ट है आत्मने पद, आत्मने पद, इसके जो राइटर हैं वो हैं अज्ञे जी। और एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, इसके जो राइटर हैं वो हैं मुक्तिबोध जी। और हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके राइटर हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
तो शुद्ध कविता की खोज के जो लेखक हैं वो हैं दिनकर। आत्मने पद के अज्ञे, एक साहित्यिक की डायरी, वो हैं मुक्तिबोध जी। और हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें यहाँ पर पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। और स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन ही यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर आंसर बताना है कि इसका सही आंसर इनमें से कौन सा है। तो ये उपमान मैले हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स 35 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो ये उपमान मैले हो गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अज्ञे जी, अज्ञे। और हम राज्य के लिए मरते हैं, तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी। हम राज्य के लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, ये हो जाएगा बिहारी, बिहारी। और भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेद, भक्त ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेद, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुलसीदास। ये उपमान मैले हो गए हैं अज्ञे जी। हम राज्य के लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। बतरस लालच लाल की बिहारी। और भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेद, तुलसीदास जी। ये इनकी पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिए गए गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो एक और यहाँ पर दिया है ऑप्शन, वो दूसरे पेज पर है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, इसके जो लेखक हैं वो होंगे हमारे, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, इसके लेखक हैं रामचंद्र जी। और अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, इसके जो लेखक हैं वो हैं प्रसाद जी। और निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, और इसके जो राइटर हैं वो हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और नेक्स्ट है हमारे पास, मर्द साठे पर पाठे होते हैं, मर्द साठे पर पाठे होते हैं, तो इसके जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास 37 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी प्रदीप के लिए आ गए हमारे बालकृष्ण जी, हिंदी प्रदीप के लिए बालकृष्ण। ब्राह्मण पत्रिका के लिए प्रताप नारायण मिश्र। और सरस्वती के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सभी को पता है 1903 में प्रकाशित हुई थी। और वसुधा के लिए, वसुधा के लिए कमला प्रसाद जी, वसुधा के लिए कमला प्रसाद जी। तो एक बार फिर सुन लीजिए, हिंदी प्रदीप के लिए बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण के लिए प्रताप नारायण मिश्र, सरस्वती के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी, और वसुधा के लिए कमला प्रसाद जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो पंचवटी का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, पंचवटी हमें सुमेलित करना है। तो खंड काव्य है ये एक खंड काव्य है। और प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है। और एक कंठ विस्पाई, एक कंठ विस्पाई, ये जो है तो एक काव्य नाटक है। और शिवा बाबनी, शिवा बाबनी जो है तो एक मुक्तक काव्य है, ये एक मुक्तक काव्य है। पंचवटी क्या है, खंड काव्य। प्रिय प्रवास है महाकाव्य। एक कंठ विस्पाई है काव्य नाटक। और शिवा बाबनी है मुक्तक काव्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास 39 का ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो भट्ट लोल्लट जी का जो यहाँ पर सिद्धांत है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद। और शंकुक का जो यहाँ पर सिद्धांत है अनुमतिवाद। और भट्टनायक का यहाँ सिद्धांत कौन सा दिया है भट्टनायक जी ने? तो भुक्तिवाद। भुक्तिवाद। और जो अभिनव गुप्त जी ने यहाँ पर सिद्धांत दिया है वो है अभिव्यक्तिवाद। भट्ट लोल्लट जी ने दिया है उत्पत्तिवाद, शंकुक जी ने दिया है अनुमतिवाद, भट्टनायक ने दिया है भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त ने दिया है अभिव्यक्तिवाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे जिया पाल सात्र, इसको सुमेलित करना है तो इसका सही यहाँ पर सुमेलित करने के लिए अस्तित्ववाद, ज्यांक दरिदा, तो विखंडनवाद, और टी.एस. इलियट निर्वैविकतावाद, और क्रोचे के लिए आ गया अभिव्यंजनावाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो दिए हैं तो स्थापना, तर्क, वितर्कों के यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ने की यहाँ पर हमें आवश्यकता है। तो दी गई स्थापनाओं और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बहुविकल्पी उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करें। तो स्थापना क्या है? ऑप्शन नंबर ए है स्थापना नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। और तर्क है नाद का संबंध छंद से होता है, इसलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर हमें सही बताना है कि सही इनमें से कौन है। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही और आर गलत हैं, ए गलत और आर सही है। तो हमारा जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर जो हैं तो दोनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर पहले ए दिया है स्थापना, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, और तर्क है भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही और आर गलत है, और डी है ए गलत और आर सही है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। भाषा एक सामाजिक संपत्ति है और भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। नेक्स्ट है स्थापना है आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। और तर्क दिया है हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही और आर गलत है, और डी है ए गलत और आर सही है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा ए सही और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। स्थापना है नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है। और तर्क है नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव में जन्मी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत और आर सही है। आर सही है और ए गलत है। नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है, क्योंकि नई कविता में छायावाद का प्रभाव होता है और नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव में जन्मी है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकारों द्वारा ही हो सकती है। और तर्क दिया है दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए गलत और आर सही है। ए गलत है और आर सही है।
तो स्टूडेंट्स ये 45 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए। आगे यहाँ पर जो दिया है वो एक पैराग्राफ है, हमें यहाँ से ही आंसर छांटने हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास पैराग्राफ, और जो भी 5 क्वेश्चन है वो इसी में से हमें छांटने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। वैसे मैं बता देती हूँ कि इसका कौन कौन सा आंसर क्या है। तो अगर बात करें यहाँ पर 46 क्वेश्चन की, तो कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 46 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। कविता मनुष्य के हृदय को उदार बनाती है। नेक्स्ट है, लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित हो जाता है। लोभी व्यक्ति का भाव जगत संकुचित हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है, अत्याचार की बात सुनकर क्या करना चाहिए। तो 48 का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरों का ध्यान उधर आकर्षित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उदासीनता किस प्रकार का रोग है। उदासीनता किस प्रकार का रोग है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मानसिक रोग। कभी वाणी से जीवन निर्वाह करना कहाँ तक संभव है। तो कुछ लोगों के लिए ये संभव है, कुछ लोगों के लिए ये संभव है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।